डन? नहीं, किस लिए? तो उन घटनाओं के बारे में आपके समक्ष मैं बात करने जा रहा हूं। दो घटनाओं का और उनका फैक्चुअल डिटेल्स समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक घटना का संबंध है हिरोशिमा से और दूसरी घटना का संबंध है नागासाकी से। ये दोनों जापान के नागासाकी, बड़े शहर है नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे इनके बारे में। थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री और फैक्ट को मैं शेयर कर रहा हूं इनके बारे में। ठीक है, इन दोनों जगह पर विश्व में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए। ठीक है, इसका एक फैक्ट आपके सामने होगा, क्योंकि आज के दिन का इंपॉर्टेंट है। आज 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त के दिन नागासाकी में वर्ष 1945 और यहां पर आपको 6 अगस्त के दिन 1945 में हिरोशिमा शहर पर एटम बम ड्रॉप हुआ था अमेरिका के द्वारा। ये दोनों जापान के बड़े शहर हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया कि बम गिरने के चंद सेकंड मिनट के अंतर्गत 50,000 से अधिक व्यक्ति जल गए, बर्न हो गए एकदम। इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एनर्जी हुआ कि एकदम जल गए वो लोग साफ। इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया अमेरिका ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बता दूं, यह एक बदले की कार्रवाई थी एक तरह से अमेरिका की, एक रिवेंज था। और वो रिवेंज जुड़ता है 1941 1941 में, जब अमेरिका का एक नवल बेस है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर ये नौसैनिक बेस ये अमेरिका का था, जिस पर कि जापान ने यहां पर अटैक किया था और बम गिराए थे। अमेरिका का नौसैनिक बेस था पर्ल हार्बर, जिस पर 1941 में जापान ने अटैक किया था और बम गिराए थे, जिसमें अनेक नौसैनिक मारे गए थे। उस घटना को भूला नहीं था अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसी बीच में जापान शक्तिशाली होता जा रहा था। और उस समय जो डिसीजन लेने वाले महामानव थे धरती के, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका क्या नाम था? हेनरी ट्रूमैन। उनका नाम था उस समय हैरी ट्रूमैन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने का फैसला किया। उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। इन्होंने ही फैसला लिया टॉप लेवल पर कि यह बम गिराना है। ठीक है, और यह बदला था न्यूक्लियर, और ये जो बदला था पर्ल हार्बर नवल बेस पर जो घटना घटी, जो यहां पर न्यूक्लियर बम हिरोशिमा पर गिराया गया। हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बम गिराया गया, उसका जो नाम था, उसका नाम था लिटिल बॉय। पूछता हुआ प्रश्न है, लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बम गिरा, उसका नाम था कोड वर्ड लिटिल बॉय। और जो यहां पर 9 अगस्त को गिराया गया न्यूक्लियर बम, इसका नाम था फैट मैन। फैट मैन, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिटिल बॉय और फैट मैन। अब पूछेंगे ये लिटिल बॉय क्यों और फैट मैन क्यों? तो लिटिल बॉय को एक तरह से रिलेट किया गया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से इनको लिंक किया गया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से, है ना, किनको? लिटिल बॉय बम को, कि उनको लिटिल बॉय एक तरह से उनको कई लोग कोड नेम में बोलता था। और यहां पर जो थे फैट मैन, उनको को रिलेट किया गया विंस्टन चर्चिल से। विंस्टन चर्चिल नाम सुने हैं आप लोग? कहां के थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये रूजवेल्ट थे, ये तो अमेरिका के थे राष्ट्रपति।
इनसे ये तुलना किया जाता है। और यहां पर जो बम गिराया गया, यहां पर सुबह सुबह का समय हो रहा है 8:15 AM। मॉर्निंग में लोग ऑफिस जाने की तैयारी में हैं, बच्चे स्कूल पर रवाना होकर, कई बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, इस टाइम का बात है। और यहां पर जो टाइम हो रहा है, यहां पर लगभग 11 बज रहा है, यहां पर लगभग 11 बज रहा है। ये जो बम गिराया गया, टाइमिंग बता रहा हूं, सिचुएशन कैसे बदला, क्या बना। यहां पर इस तरह की बातें हुई। आगे बढ़े। और अब ये देखिए, ये हिरोशिमा है और यहां नागी। टेबल में पूरा बता रहा हूं, ये हिरोशिमा और यहां पर नागासाकी। यहां की घटना है 6 अगस्त की 1945 और यहां की घटना है 9 अगस्त 1945। यहां पर जो बम का यूज हुआ हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, यूरेनियम 235 यूज हुआ था। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है बम, उसमें यूरेनियम 235 था, यूरेनियम 235 ये था बम के अंदर विस्फोटक, एक्सप्लोसिव। और यहां पर जो यूज हुआ है प्लूटोनियम 239 था। यहां पर जो हुआ है प्लूटोनियम 239। ये सब फैक्ट पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आज का दिन है और हाईलाइट मैं इसीलिए उनको कर रहा हूं। जो बम यहां पर गिरा, लिटिल बॉय का जो वजन था लगभग 4400 केजी था, वेट 4400 केजी लिटिल बॉय का था वेट। और जो फैटमैन का था लगभग 4535 केजी था, 4535 केजी था इसका, 4535 केजी। और बम का जो उसका जो क्षमता था, एक्सप्लोजिव क्षमता, वो क्षमता यहां पर लगभग 15,000 टन ऑफ टीएनटी थी। 15,000 टन ऑफ टीएनटी। टीएनटी कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यून। यह विस्फोटक के कैपेसिटी को बताता है। 15,000 टन ऑफ टीएनटी, इसको बोलते हैं 15 केटी शॉर्ट में, 15 केटी शॉर्ट में बोलता है। और यहां पर 22,000 लगभग था, 22,000 टन टीएनटी लगभग था। इसको 22 केटी बोलते हैं शॉर्ट में, 22 केटी यहां पर शॉर्ट में बोला जाता है। समझ गए बात। बम गिराने के लिए तो चाहिए ना, कैसे गिरेगा। जो यूज हुआ बम गिराने के लिए हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, उसका यहां पर यूज किया गया। यहां पर था B-29 बॉम्बर, B-29 बॉम्बर यूज किया गया हिरोशिमा पर गिराने के लिए। और यहां पर भी जो बॉम्बर यूज हुआ अमेरिका का, समझिए 1945 में था, यहां पर भी B-29 बॉम्बर था। आज के डेट में भी भारत के पास एक्सक्लूसिव बॉम्बर नहीं है। हमारे पास बॉम्ब गिराने के लिए एक्सक्लूसिव बॉम्बर नहीं है, बाकी सब है मिसाइल वगैरह करने के लिए, लेकिन बॉम्बर एयरक्राफ्ट स्पेशली नहीं है। अभी भारत बात कर रहा है रूस से बॉम्बर लेने के लिए। ये यूज हुआ है बॉम्बर, ये एयरक्राफ्ट यूज हुआ था, ठीक है। और जो बॉम्बर गिराने वाला, बटन ड्रॉप करने वाला पायलट था हिरोशिमा पर, जिसको आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे, इसका नाम था इनोला गाय। जो मेन पायलट था इनोला गाय हिरोशिमा पर, इसने एटम बम को यहां से ड्रॉप किया। और यहां पर था चार्ल्स डब्ल्यू स्वीनी, यहां पर जो गिराने वाला था चार्ल्स डब्ल्यू स्वीनी, चार्ल्स डब्ल्यू स्वीनी था यहां पर जो बम गिराने वाला मेन बंदा यहां पर जो था। ये आप समझिए कि लगभग जो यहां पर इंसिडेंट हुआ 1,40,000 इमीडिएट यहां लोग खत्म हो गए।
1,40,000 इमीडिएट यहां पर खत्म हो गए लोग, तुरंत कुछ चंद मिनटों में। और यहां पर लगभग 74,000 यहां पर डेथ हुआ, थोड़ा डाइवर्ट हुआ। इसको गिराना था, इसको जो स्पेशली जो जगह था वो अलग जगह था, कोकुरा था, निशाने पर कोकुरा था। नागासाकी का जगह था कोकुरा, यह भी पूछा हुआ है कोकुरा। यहां से ना किया, बादल था, हवा ज्यादा थी, अब बादल था तो डाइवर्ट हो गया, फ्यूल भी खत्म हो रहा था। वहां से डायरेक्शन आया वाशिंगटन से ड्रॉप, और वो बादल में एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाया था, क्योंकि मेन सिटी में गिराना था, नागासाकी में क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो गिराया पठार वगैरह में, साइड में गिरा, फिर भी लोग इतने लोग मारे गए थे। ये तो पिन पॉइंट पर गिरा था एटम बम, ये आप समझिए। तो यह इंपॉर्टेंट बात है जिनको आपको समझना है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो त्रासदी हुआ वो आज भी इतिहास का सबसे काला अध्याय हुआ। ये जो बंदा मरा हाल में इनोला गाय, वो शायद कहा मैंने क्या कर दिया। जब वो ड्रॉप किया और नीचे से जब गुब्बारा उठा रेडिएशन का जो विकिरण था, तो कहा कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, यहीं से हिस्ट्री बनती है चीजों की। और हिस्ट्री ये बनती है कि कितना पावर था इसका। जो लिटिल बॉय हिरोशिमा पर एटम बम गिरा, लिटिल बॉय इस पर 15 केटी का था। कितना का था? 15 केटी। और जो अमेरिका और जो नागासाकी पर गिरा वो कितना केटी था? 22 केटी। आज मैं आपको बता दूं, अमेरिका का जो है ट्राइडेंट, जो है अमेरिका का ट्राइडेंट है, यूएस का है, दिख रहा है ये ट्राइडेंट जो है, ट्राइडेंट अमेरिका, ट्राइडेंट जो है ये सबमेरीन बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है, सबमेरीन बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है। ये नाम है मिसाइल का, जिसमें एटम जिसमें एक्सप्लोसिव है, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है। ट्राइडेंट एक मिसाइल है अमेरिका का, जो कि समुद्र के अंदर गहराइयों में है, समुद्र के गहराइयों में है। ये जो है ट्राइडेंट जो मिसाइल है, और जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सबमरीन लॉन्च्ड है बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसका जो टोटल है वो 455 केटी है। समझिए, 455 केटी है। 4,55,000 ये क्षमता है। यहां पर 15 केटी, वहां पर 22 केटी। और आज अमेरिका का एक मिसाइल है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम ट्राइडेंट है। वह मिसाइल 455 केटी का है। कितनी बार धरती का खात्मा कर सकता है। और एक रसिया का नाम है, रसिया का वो है SS। अब यहां समझिए, और जो रूस के पास वर्तमान में है एक मिसाइल है SS। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकता है। ऐसे को कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी कैपेसिटी है 800 केटी, 800 केटी। और ऐसे हजारों मिसाइल अमेरिका और रूस के पास हैं, हजारों मिसाइल अमेरिका और रूस के पास आज के डेट में मौजूद हैं। हिरोशिमा और नागासाकी बड़े मेहनती लोग जापान के हैं, पुनर्बसा दिया। लेकिन समझना होगा कि जो कितनी कैपेसिटी का आज रूस, अमेरिका, फ्रांस, चाइना और सबके पास हो गया है, और आपका भारत भी अछूता नहीं है। समझना इस बात को है कि ये जो चीजें हैं जिसको कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विध्वंस के हथियारे हैं। सामूहिक विध्वंस, सामूहिक विध्वंस के हथियार है ये। कौन? न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड रेडियोलॉजिकल, इसको कहते हैं NBRC। पहले तो केवल न्यूक्लियर की बात होती थी, परमाणु बम।
अब बायोलॉजिकल भी हो गया, युद्ध क्षेत्र में बायोलॉजिकल वेपन्स दाग दो, सभी को चेचक हैजा कोरोना हो जाएगा, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन्स, जैविक हथियार, एमएडी बता रहे हैं, और ये केमिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड से लेकर जो भी केमिकल डाल दीजिए, युद्ध क्षेत्र में सैनिक का हार मांस खड़ा मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। रेडियोलॉजिकल कर दीजिए, रेडिएशन से इसे भी खत्म हो जाएगा। ये हथियार हो गए सामूहिक विध्वंस के हथियार, यानी कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी सुनिश्चित सामूहिक विध्वंस। दिल्ली में गिरेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका भी खत्म, नेपाल और सब खत्म, गिरा तो बॉम्बे में गिरा तो उसका चारों तरफ से खत्म, समुद्र के सीमा के उधर भी चला जाएगा। इतने प्रभावशाली है, क्योंकि 800 केटी की बात है, 800 केटी की बात है। हमने यहां पर आप लोगों को बताया कि यहां पर किस तरह से बातें हैं। देखिए यहां पर 455 केटी, यहां 800 केटी, 800 केटी का मतलब है 3 शून्य और जोड़ लीजिए तो क्या होगा, मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं वहां पर। तो ये हथियार बच्चों के खिलौने नहीं है। क्यों बनाया, लॉजिक जो भी हो, लेकिन इन सब बातों की हो रही है, सामूहिक विध्वंस के हथियार हैं, ये होना चाहिए। जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ, उसके खिलाफ वैश्विक जागरूकता हुई, ये बात हुई कि ये सब खत्म कर दो, क्योंकि ये मानवता को दूर दूर तक विध्वंस कर देंगे, खत्म कर देंगे। वैश्विक स्तर पर एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक समझौता हुआ पहली बार विश्व में, कैसे परमाणु बम के प्रसार को रोका जाए। एक एनपीटी आया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का एक हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीटी, जिसका उद्देश्य है एक अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी हुआ कि कैसे परमाणु बम हर देश के पास ना पहुंचे, क्योंकि ये बच्चों के खिलौना नहीं है, गिर गया तो कोई उपाय नहीं है, सब चीज खत्म हो जाएगा A to Z। 1 जुलाई 1968 में इस पर साइन किया गया, 1 जुलाई 1968 ये साइन हुआ। कौन सा, एनपीटी, सब लोगों ने इस पर साइन किया, और ये जो है आपका 5 मार्च 1970 को लागू हो गया। 5 मार्च 1970 को ये लागू हो गया, विथ इफेक्ट फ्रॉम, लागू भी हो गया। लेकिन जानते हैं ये क्या कहता है, एनपीटी भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया। ये कहता है कि परमाणु बम पर बपौती केवल N5 को है, मात्र N5 को है, N5, N5 मतलब कि N5 का मतलब हुआ यूएस, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, यही लोग परमाणु बम रखेगा, बाकी नहीं रखेगा। मतलब यही लोग आतंक फैलाएगा, परमाणु आतंक फैलाएगा, बाकी लोग ऐसा नहीं करेगा। ये कब बना, 1968, 70 में लागू हो गया था। भारत ने कहा कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा का भी बहुत बड़ा प्रश्न था। 71 में ही पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था, उसके पहले भी पाकिस्तान से कई युद्ध हो चुके थे। भारत ने कहा कि ऐसा नहीं। 74 में पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण करके अपने टेक्नोलॉजी का ताकत दिखा चुका था, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया, ये कहते हुए कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, इसेंशियली डिस्क्रिमिनेटरी है। यह केवल परमाणु बम एक देश से दूसरे देश में ना फैले उसके लिए था। इसको धत्ता बताते हुए आज के डेट में उत्तर कोरिया, इराक और बहुत से कंट्री ने परमाणु बम बना लिए चोरी छिपे, क्योंकि ये तो संधि लागू हो चुकी है। लेकिन परमाणु बम बनता कैसे है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, और टेस्टिंग ना हो इसके लिए एक संधि आई शुरू में, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी।
इसका मतलब यह है कि न जमीन पर तुम टेस्ट कर पाओगे, ना हवा में नहीं टेस्ट कर पाओगे, या ना फिर आप समुद्र पर टेस्ट नहीं कर पाओगे। कई लोग भूमिगत करने लगा जमीन के अंदर, वो तो तीनों में नहीं कवर हो रहा है। तो एक दूसरी संधि आई सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कहीं नहीं कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जीएस का अहम टॉपिक है ये सीटीबीटी, आप इसको नहीं कर पाओगे सीटीबीटी। और ये सीटीबीटी की संधि 10 सितंबर 1996 को साइन हुई, 10 सितंबर 1996 को साइन हुई, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई, ये कभी भी लागू नहीं हो पाई क्योंकि सहमति नहीं बनी 96 में, और भारत ने 2 साल बाद बता दिया 98 में कि तुम्हारा टेस्टिंग गया भान में। हमने भारत ने परीक्षण किया और बता दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये भी भेदभावपूर्ण है, ये भी भेदभावपूर्ण है। इसलिए न भारत न एनपीटी का सदस्य है, न ही सीटीबीटी को फॉलो करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और तीसरा बात, और इसका अंतिम चरण है, वो ये है कि अब भारत का पोजीशन समझ लीजिए, इंडिया कहां है। आप इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है, ये इंटरेस्टिंग आपके लिए हुआ। तो इंडिया ने सबसे बड़े तकनीक का प्रदर्शन किया एटम बम का 1974 में, 1974। होमी जहांगीर भाभा का बड़ा इसमें योगदान रहा। 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को भारत ने इसका तकनीक प्रदर्शन किया, तकनीक प्रदर्शन किया, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसका क्या नाम था टेस्टिंग का? स्माइलिंग बुद्धा। पूछा हुआ प्रश्न है पीटी में, स्माइलिंग बुद्धा। और इसका जो क्षमता था विस्फोट का वो था 12 केटी, 12 केटी। इसको कहा जाता है पोखरण 1, इसको बोला जाता है 1974 वाले को पोखरण 1। लेकिन यहां से भारत ने परमाणु बम नहीं बनाया, परमाणु बम नहीं बनाया, जो कि यहां पर दिया हुआ था, जो आपका एनपीटी था 68 में आया था, उसके बाद 74 में यह किया था। उसके बाद 1998 में 1998 में भारत ने पुनः परमाणु परीक्षण का विधिवत यहां पर और टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस यहां पर किया था। एक 11 मई को किया था और एक 13 मई को किया था। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को भारत ने यह परमाणु बम का परीक्षण किया था। 11 मई और 13 मई को ये दोनों किया था। 11 मई को जो किया था भारत ने, यहां पर 3 परमाणु परीक्षण किए थे, 3 टेस्टिंग थी, यहां पर 2 टेस्टिंग थी। यहां पर जो टेस्टिंग थी ये फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, फ्यूजन पर, और यहां पर जो टेक्नोलॉजी थी ये फ्यूजन पर आधारित थी। बेसिकली यहां पर हाइड्रोजन बम का भी भारत ने टेस्ट कर लिया, हाइड्रोजन बम का भी भारत ने टेस्ट कर लिया, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति 1, शक्ति 2। ये शक्ति 1 था और ये शक्ति 2 था 1998 का, और सीरीज था ये, इसको पोखरण 2 भी कहा जाता है। पोखरण 2 जो मैक्सिमम एक्सप्लोसिव था वो 45 केटी था, 45 केटी, जो कि पूरा चाइना वगैरह सब चीज को कवर कर लेता है। चाइना पाकिस्तान अंतिम सीमा तक ये कवर कर लेता है। अब मैं बता रहा हूं, बस वही पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, अब ये समझ लीजिएगा, ये क्लियर हुआ। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों भारत ने कर लिया। ठीक है, अब भारत ने ये सब तो परमाणु परीक्षण कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया। अब इसके बाद भारत छोड़ेंगे कैसे आप? तो छोड़ने के लिए एक तो लैंड से छोड़ सकते हैं, जमीन से, तो 4 व्हीलर पर ऊपर में खुला में उस पर मिसाइल तैनात कर दीजिए, लैंड से हो जाएगा। आपके पास जो है राफेल आ गया, मिराज है, मिग 29 है ना, एयर से आप ड्रॉप कर सकते हो, एयर से। मिराज भी है, मिग 29 है, सुखोई है, राफेल है, तीनों में न्यूक्लियर
फिट हो सकता है बॉम्ब और मिसाइल फिट हो सकता है। ब्रह्मोस को भी रेडी कर दिया गया है उसमें, और आपका जल में भी है, नेवी के पास भी है, नेवी के पास भी है। मतलब आप जमीन से भी छोड़ सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, हवा में भी और पानी पर भी। लेकिन भारत ने जो न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई उसमें कह दिया नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रयोग नहीं, प्रथम प्रयोग नहीं करेगा भारत। पहली बार परमाणु बम भारत नहीं छोड़ेगा। क्या कीजिएगा आप? सेकेंड स्ट्राइक कीजिएगा। सेकेंड स्ट्राइक मतलब पहले आप झेलिएगा और तब काउंटर कीजिएगा। सेकेंड स्ट्राइक। भारत की परमाणु नीति है कि हम प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे, पहले हम झेलेंगे, सहेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। जब होता क्या है कि इस्लामाबाद से, मान लीजिए इस्लामाबाद से या फिर बीजिंग से यहां से मिसाइल चलता है, सीरीज ऑफ मिसाइल इस्लामाबाद से और बीजिंग से, और यहां पर दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कोलकाता में बॉम्ब गिराया जाता है और पूरा इंडिया को प्रथम स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया। भारत का कोई बचा ही नहीं। टारगेटेड हमला हुआ एक साथ इस्लामाबाद से और बीजिंग से, चाइना और पाकिस्तान एक साथ इंडिया पर मिसाइल का हमला किया। आईसीबीएम, लॉन्ग रेंज मिसाइल, पॉइंटेड स्टाइल। अब फर्स्ट स्ट्राइक में पूरा भारत का एटॉमिक मिसाइल जो रोड पर दौड़ने वाला है, 4 व्हीलर चाहे 5 जो भी है, वो नेवी सब खत्म कर दिया। अभी भारत ये क्या कीजिएगा? सेकंड स्ट्राइक रख के क्या हो गया आपका? तो ये बेकार हो गया, नो फर्स्ट यूज, खत्म हो गया, आपकी सुरक्षा खतरे में हो गई। आप ये घोषित कर चुके हैं तो आपको ये सुरक्षा नहीं दी, आप तो डरेंगे थोड़े। पहले ही में यहां पर 1000 मिसाइल किया, पूरा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई सबको ध्वस्त कर दिया। भारत ने सोचा कि अब कैसे बचाना है, कहां रखें हम छुपाकर, घर के किस कोना में कि हमला इसको ना करे। तब भारत ने कहा रियल डिफरेंस कहां से आता है जब दुश्मन डरता है? समुद्र के तलहटी में। इसको कहते हैं सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसको कोई नहीं टच करेगा, ये पता ही नहीं चलता है। तुम खत्म कर दो जल पर, थल पर और पानी पर। सूचना मिल गई, लेकिन जब यहां से हमारा जाएगा तो धरती से नामो निशान मिटा देगा, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि यहां पर भारत ने सैकड़ों सबमेरीन बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल बनाकर रेडी करके रखा हुआ है। चंद घंटों में एक्टिवेट और ऑपरेशनलाइज हो सकता है। तो ये रियल डिफरेंस देता है, ये रियल डिफरेंस देता है कि कोई देश भारत पर अटैक करने का नाम नहीं लेगा। ना पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है, भारत के पास भी है। बच्चों का खेल तो है नहीं, तो इसको कंट्रोलिंग कौन करेगा? इस ब्रीफ किसके पास होगा चाबी? सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी सबमेरीन से लॉन्च हो रहा है। सबमेरीन है ना समुद्र के सतह में, वहां पर वो सब फिट किए हुए हैं, वहीं से बटन दबेगा और टारगेट होगा लोकेशन को और वहां से ध्वस्त कर देगा। और जान लीजिए कोई मिसाइल डिफेंस दुनिया में नहीं बनी है जो यह दावा करे कि 100% खत्म कर देंगे हम। कोई मिसाइल डिफेंस आज नहीं है जो कहे कि इनकमिंग मिसाइल जो दिल्ली की ओर आ रहा है उसको रास्ता में ही, उसको हवा में हम किल कर देंगे। एक मिसाइल अगर आ गया तो हिरोशिमा और नागासाकी का वह बाप है। माने भारत के पास काफी क्षमता के परमाणु बम आ चुके हैं आज के टाइम में, क्योंकि भारत चाइना को टारगेट करके बनाया है और पाकिस्तान ने भारत को टारगेट करके बनाया है। अंतर यही है, चाइना बहुत बड़ा है, तो भारत के रूस तक, अमेरिका तक भारत के जा सकते हैं। अग्नि जो 5 बना रहे हैं 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक का बन रहा है। सूर्या 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। हम अमेरिका तक भी मार करने की क्षमता भारत डेवलप कर रहा है। ठीक है, उस पर भी चल रहा है। अब समझिए बात को कि ये डिसीजन कौन लेगा? मिलिट्री। तो मिलिट्री तो कभी भी टेंशन होगा तो कर लेगा। तो यहां पर एक बना दिया गया है जिसका नाम है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। यही तंत्र है जो सारा डिसीजन लेगा। परमाणु बम छोड़ने का फैसला भारत में यही लेता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और इसको लीड करता है भारत का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका हेड होता है और लोग भी होता है। परमाणु बम की कुंजी जो है, चाबी है, इसी के हाथ में है, यानी प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये यहां से सिग्नल करेगा गो अहेड। जैसे ही यहां से सिग्नल हुआ
भारत में एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, यही काम है उसका, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लोग हैं और इसको सारा चीज दिया हुआ है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसका एक ही काम है न्यूक्लियर डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, और यही बम गिराने के लिए है। तो सेकेंड स्ट्राइक पर बात करता है, लेकिन दिवस का इंपॉर्टेंस है, सारी बातें हैं। ये बम युद्ध के हथियार नहीं है, ये बम युद्ध के हथियार नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का दिवस इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं चाहता था इस दिवस के बारे में बताया जाए कि जो हिरोशिमा में हुआ, जो नागासाकी में हुआ, उससे कई गुना ज्यादा विध्वंसक हथियार अब भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज के पास हो गए हैं। अभी यूक्रेन के संदर्भ में आप समझ लीजिए कि अगर यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो हमला कर चुका होता। आज अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है यूक्रेन का, इसका कारण है कि रूस के जो परमाणु बम है उससे उसको डर है कि अगर हम इस मामले में प्रवेश किए तो फिर रूस का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के अंतिम कोना तक मार कर सकता है। आज चाइना की जो कंडीशन है, ताइवान को जो डरा रहा है, अगर चाइना को पता होता कि ताइवान के पास न्यूक्लियर बम है तो इस तरह की घेराबंदी वो कभी नहीं करता। कंट्री समझ रहे हैं कि कोई नहीं बचाने वाला है, यह इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, अराजक है। यहां पर ना यूएनओ आया, क्यों नहीं यूएनओ आया संयुक्त राष्ट्र संघ यूक्रेन को बचाने? आज यूएनओ की बैठक क्यों नहीं हो रही है ताइवान को बचाने के लिए? आप अपनी रक्षा खुद करेंगे। अब यह रक्षा नॉर्मल हथियार से तो होगा नहीं। जहां आपके पास लगा कि इसके पास न्यूक्लियर बम है, भाई इसको कुछ मत करो, क्योंकि वो बम से हमला कर देगा तो सब मारे जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा धरती पर। तो इवन एक मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को समझेगा, इतना बड़ा न्यूक्लियर बम का डर है। और इसी को कहते हैं डेटरेंस थ्योरी, इसी को बोलते हैं डेटरेंस थ्योरी, जो कहता है सोच लो हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तुम धरती, आकाश और जल पर खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारा जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सबमरीन, वो तुमको वाइप आउट करते हैं, धरती से नाम निशान मिटा देंगे। ये भारत की जो परमाणु नीति कहती है, और कहती है कि हमारा परमाणु हथियार की कुंजी मिलिट्री के हाथ में नहीं है, एक सिविलियन के हाथ में है, जो हमेशा सोच समझकर डिसीजन लेता है। तो ये मेन था, आज के विषय पे था, और इस विषय के बारे में मैं समझा कि आपके बीच में डिस्कस करते, इंपॉर्टेंस था। सो आप लिटिल मैन, फैट बॉय और बुद्धा स्माइल्स, इस सब की जानकारी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब इतना ओपन ये कभी नहीं है कि कितना केटी के पास है, नहीं है, ये इतना टॉप कॉन्फिडेंशियल है कि एक स्पेकुलेशन है। लेकिन भारत ने इतना जरूर मैं कह सकता हूं बना लिया है कि ना तो उसको चीन से जड़ने की जरूरत है और ना ही पाकिस्तान से। किसी अमेरिका कोई नहीं करे, भारत सबका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि भारत का पूरा अग्नि, पृथ्वी से लेकर जितने फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है भारत के पास, मिराज, सुखोई, सब पर परमाणु मिसाइल वाले और आइटम जो है फिट बैठे हैं। ब्रह्मोस भी हम बना रहे हैं, पाकिस्तान तो बगल में ही है, वो तो यहां से ही केवल स्मेल जाएगा तो सब वहां रेडिएशन होकर खत्म हो जाएगा। तो उसकी तो दूर बात नहीं है, चाइना के अंतिम सीमा तक मार करने की क्षमता भारत ने डेवलप कर ली है। क्या बैलिस्टिक और क्रूज में? बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक तरह से आपको पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाता है, पहले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगा, हिट करेगा एटमॉस्फेयर को, वहां जाता है और फिर ट्राजेक्टरी लेकर लोकेट करते हुए पोजीशन को लोकेट करता है और वहां ड्रॉप करता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल शॉर्ट टैक्टिकल मिसाइल है, जैसे कि आपको पीओके में मान करना है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पेशावर में, शॉर्ट रेंज में, तो वहां शॉर्ट रेंज में टैक्टिकल या क्रूज मिसाइल लगता है। वो वातावरण को, वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करता। हाँ, वो रेंज बढ़ा दीजिएगा, उसका गति सीमा से लोकेशन शरह बना सकते हैं। ये सारा जीएस का हिस्सा है, जितना भी मिसाइल है, अग्नि, पृथ्वी, नाग, धनुष, ये सब आपको जीएस में इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जानना है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और भारत का ये सारा चीजें
तो इन चीजों को यहां पर आपके समक्ष डिस्कस किए हम। टारगेट लोकेट रहता है, टारगेट लोकेशन तो आजकल सब आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी बॉम्बर नहीं है, अभी बॉम्बर लेने की बात हो रही है, स्पेशल बॉम्ब, केवल बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए ये अभी बात हो रही है। अभी आपके पास सब है जिसमें मिसाइल फिट है, मिसाइल जाएगा, लेकिन एक बॉम्बर चाहिए ऊपर से गिराकर सीधे चलाए, तभी ना लोग डरेगा। ये तो युद्ध करने वाला तो होता नहीं है, परमाणु हम युद्ध करने के लिए थोड़े है, ये केवल डराने के लिए है, आपका डिसीजन को बदलने के लिए है कि हम पर अटैक, हमको आंख दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने अगर त्रिनेत्र खोल दिया तो विध्वंस आ जाएगा, यही बात है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल बात आपको हमको पता है क्या? ये पब्लिक में होती है बातें, ये पब्लिक में बातें होगी, कितनी क्षमता है, कहां है, तो आप जाके बता दीजिएगा पाकिस्तान को, चाइना को बता दीजिएगा। ये सब बातें हाइपोथेटिकल है, महीन बातें आपको कहीं नहीं पता चलेगा, ये अति टॉप कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट सारा चीजें हैं, कोई नहीं जा सकता। हाँ बोलिए। कहाँ गया ये लोग? इसको क्लोज करिए ना, कहाँ है? इसको क्लोज कीजिए तो। क्या किन है क्लास? अच्छा तो क्लोज कीजिए ना, एक आप लोग क्लास है क्या अभी? क्लोज कीजिए।